सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का एक बार प्यार भरा नमस्कार। रोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और D++ एग्जामिनेशन जो आपके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, D++ के एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री के कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे, इन पर आज हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। यानी किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रख करके जाना है। तो यहाँ ना तो बात फिजिकल केमिस्ट्री की हो रही है, ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हो रही है, ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। कलेक्टिवली बात करने जा रहा हूँ कि आपसे किन किन टॉपिक पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यानी कि D++ एग्जामिनेशन अगर आपको क्वालिफाई करना है तो किन किन पॉइंट्स को आप मन में रख के जाएंगे। यानी एग्जामिनेशन पर इन विशेष तौर से इन टॉपिक्स पर विशेष ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर काउंटिंग करनी है तो सबसे नंबर 1 स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जरूर ध्यान में रख के जाइएगा। और स्ट्रक्चर ऑफ केवल कुछ ही पॉइंट बताऊंगा, सब चैप्टर नहीं बताऊंगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर चले आइए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग क्या कर लेते हैं कि मेनली एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को पूरा पढ़ लीजिएगा, है ना। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन को कायदे से करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ साथ ही क्वांटम नंबर पर भी आपको फोकस करना है। और क्वांटम नंबर में आपको एक चीज ध्यान देनी है कि क्वांटम नंबर में आपको जो है वो वैल्यूज जो है किसी भी ऑर्बिटल के लिए, और रेडियल और क्वांटम नंबर में आप चलेंगे तो एक तो वैल्यूज पर फोकस करना है, वैल्यूज निकालना। जैसे कि मान लीजिए n की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू 3 दे रखी है, तो l क्या होगा, m क्या होगा, s क्या होगा। और एक लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यूज ध्यान दीजिएगा। और लास्ट इलेक्ट्रॉन में खासकर आप जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैं इन पर ध्यान दीजिएगा। ट्रांजिशन मेटल्स पर ध्यान देना है। ट्रांजिशन मेटल, फिर बोल रहा हूँ आपको, ट्रांजिशन मेटल्स पर ध्यान दीजिएगा। तो जो चीज आपको बता रहा हूँ, लास्ट में लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकालना है, ट्रांजिशन मेटल का वैल्यू n = 3 के लिए चेक कर लीजिएगा। L और M, L, M और S के लिए वैल्यूज ध्यान से चेक कर लीजिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात आपको बताता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जुड़ी हुई एक रेडियल और एंगुलर नोड को भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रेडियल नोड लिख देता हूँ, रेडियल नोड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एंगुलर नोड भी लिखे दे रहा हूँ। इन दोनों नोड पर भी आप क्वेश्चन अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एंगुलर नोड, रेडियल नोड, इन पर फोकस करके चले जाइएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में केवल इतना ही पढ़ना है आपको। इसके बाद चले आइएगा नेक्स्ट टॉपिक। कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूंगा, सभी की नहीं करूंगा, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। इस पर आपको जाना है केमिकल बॉन्डिंग पर। केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या पढ़ के चले जाना है, केमिकल बॉन्डिंग पर चले जाइएगा। तो मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म्स और टॉपिक बताता हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग के लिए जो आपको फोकस करके जाना है वो केवल और केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको करिएगा। बेस्ड क्वेश्चंस हो उनको आप जरूर कर लीजिएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा लगा करके जाएंगे। डाइपोल मोमेंट पर फोकस करेंगे, तो यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, डाइपोल मोमेंट पर फोकस कर लीजिएगा। और एक हाइब्रिडाइजेशन, इतने टॉपिक्स हाइब्रिडाइजेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो हाइब्रिडाइजेशन पर फोकस करके जाइएगा। इनको फोकस करेंगे तो मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन 100% यहाँ से मिलने के चांस हो जाएंगे। डाइपोल मोमेंट पर भी क्वेश्चन आना लगभग और निश्चित है। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर पूछा जा सकता है, और बॉन्ड ऑर्डर में भी खासकर आप CN का बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन में मेनली sp3d देखिएगा, sp3d2 देखिएगा, और साथ ही साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी 3 हाइब्रिडाइजेशन पर आपको फोकस करना है। sp3d, sp3d2 एंड sp3। यहाँ पर CN और CO का ऑक्सीडेज यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आपको कैलकुलेट कर लेना है। इसी के सीरीज में कंटिन्यू कर लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोगों को गैसियस स्टेट पर ध्यान देना है। तो तीसरा जो है वो हमारा हो जाता है गैसियस स्टेट हो जाता है। गैसियस स्टेट हो जा रहा है। गैसियस स्टेट में क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा सा कैमरा मैं ऑफ करूंगा क्योंकि ये चमक बहुत दे रहा है आंखों पर। कैमरा ऑफ करता हूँ, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, चमक नहीं देगा ये। अब गैसियस स्टेट पर चले आते हैं। तो गैसियस स्टेट जो है वो क्या करेगा हमारे लिए, ध्यान दीजिएगा।
गैसियस स्टेट पर हम लोगों को जो फोकस करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 3 टाइप की मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को पढ़ के जाइए। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ 100 मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आप पढ़ लीजिएगा। इस पर इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ, ये आ सकता है किसी भी कीमत पर, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यहीं पर आ जाइएगा, आपको वैंडर वाल गैस इक्वेशन, वैंडर वाल गैस इक्वेशन इसको नहीं छोड़ना है। वैंडर वाल गैस इक्वेशन को बिल्कुल पढ़ना है। वैंडर वाल गैस इक्वेशन पर इफेक्ट जरूर पढ़िएगा। एक तो प्रेशर का इफेक्ट, जब प्रेशर हाई होगा तो क्या कंडीशन होगी, लो प्रेशर पे क्या कंडीशन होगी, लो प्रेशर पे क्या कंडीशन होगी, टेम्परेचर अगर हाई होता है तो टेम्परेचर की क्या कंडीशन होगी, इसी तरीके से टेम्परेचर अगर लो होता है तो टेम्परेचर लो पर भी क्या कंडीशंस होंगी। इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, इन पर वैन डर वाल का इफेक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ आपको जाना है यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम पर। तो यहाँ पर मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ। क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, क्रिटिकल वॉल्यूम हो गया और क्रिटिकल प्रेशर, इन तीनों को। और एक ल्यूकिफेक्शन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ल्यूकिफेक्शन पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है गैसियस स्टेट में केवल पढ़ के जाना है आपको। थर्मोडायनामिक्स पे आपको कस के फोकस कर लेना है, तो थर्मोडायनामिक्स पर भी आप ध्यान दीजिएगा। थर्मोडायनामिक्स में चले आइए। थर्मोडायनामिक्स क्या कहती है वो मैं आपको बताऊंगा कि यही टॉपिक थर्मोडायनामिक्स के आप रिवाइज करके जाएंगे, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं थर्मोडायनामिक्स में, एक तो सीपी सीबी का रिलेशन पढ़िएगा, सीपी सीबी का रिलेशन पढ़िएगा। दूसरा जो है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी पर क्वेश्चंस तैयार करिएगा न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा इसे। और इसके बाद थर्ड पर चले आइएगा, जिसपे गिब्स फ्री एनर्जी पर क्वेश्चन निश्चित है। गिब्स फ्री एनर्जी पर क्वेश्चन डेफिनेट है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, गिब्स फ्री एनर्जी पर डेल्टा जी नौ, इस पर क्वेश्चन निश्चित है, 100% इस पर क्वेश्चन आना है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और एक क्वेश्चन, केवल एक और एक पॉइंट और पढ़ के जाना, जिसका नाम है एंट्रोपी। तो यही एंट्रोपी अगर आपने पढ़ ली ना, तो समझ के चलना कि फिर यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मिलना थर्मोडायनेमिक्स में से निश्चित हो जाएगा। हेस लॉ को भी रिवाइज करके चले जाइएगा। तो हेस लॉ में भी मैं देख लेता हूँ, 5th पॉइंट बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हेस लॉ, तो हेस लॉ को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इस पर भी न्यूमेरिकल का चांस बनेगा। तो यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल नोट डाउन किए दे रहा हूँ कि किन किन टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल का फोकस करके जाना है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स हो गया। इक्विलिब्रियम पर चले आइएगा, 5th पॉइंट पर चले आइए, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इक्विलिब्रियम पर आइए। और इक्विलिब्रियम क्या कहेगा, इसमें दो तरीके की है, एक केमिकल और एक आयनिक इक्विलिब्रियम। दोनों इक्विलिब्रियम को ध्यान देना है, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, ये दोनों इक्विलिब्रियम आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जानी है। तो अब दोनों इक्विलिब्रियम में क्या क्या चीज़ें भी पढ़नी है वो भी आप ध्यान दे लीजिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर आप केमिकल इक्विलिब्रियम पर स्टार भी बना लीजिए। कम से कम यहाँ से 5 क्वेश्चन का दायरा मेरे हिसाब से बनना चाहिए, और 5 क्वेश्चन मिल भी सकते हैं। तो इसलिए इस पर भी फोकस आपको करके चलना है कि क्या क्या इसमें पढ़ना पड़ेगा हमें। इक्विलिब्रियम में नंबर 1, एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम का आ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैलकुलेट करना कैसे करते हैं, एक तो ये करिएगा। दूसरा, बफर सॉल्यूशन पर चले जाइएगा। बफर सॉल्यूशन पर आपको एग्जाम्पल के साथ में हेंडरसन इक्वेशन जरूर पढ़ लेनी है। हेंडरसन इक्वेशन पढ़ लेनी है, तो है यहाँ पर हेंडरसन इक्वेशन में नोट डाउन किए दे रहा हूँ आपके लिए। और साथ ही साथ पीएच वैल्यू पर न्यूमेरिकल ध्यान दीजिएगा, पीएच वैल्यू पर न्यूमेरिकल ध्यान देना। इंडिकेटर्स यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ इस बार, इंडिकेटर्स पर क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा इंडिकेटर्स पर। यहाँ जिसे टाइट्रेशन भी कंफर्म आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पर टाइट्रेशन इंडिकेटर दोनों जो आपके केमिकल इक्विलिब्रियम से ही जुड़े हुए टॉपिक है, तो टाइट्रेशन इंडिकेटर पर मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। इसको आप किसी न किसी बुक की मदद से
जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और जरूर पढ़ लीजिएगा। इस पे कम से कम आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर मिल सकते हैं, 2 क्वेश्चन 100% 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन ही सिलेक्शन के लिए कहीं ना कहीं बहुत मायने रखते हैं। तो आप ध्यान दें, इस पर जरूर फोकस करें। साथ ही साथ चलिए नेक्स्ट वाले टॉपिक पर आ जाते हैं। ये तो हमने आपको फिजिकल में बताया, जबकि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप चलेंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉमन टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलिएगा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कॉमन टॉपिक्स में बोले दे रहा हूँ कौन कौन से कॉमन टॉपिक्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले कंपाउंड्स फोकस करिएगा। इसमें एक तो आपको वेरिएशन जरूर ध्यान देना है कि वेरिएशन यानी कि सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट हैं, चाहे वो जैसे मैं बोलूँ कि सल्फेट सॉल्ट है तो सल्फेट के सॉल्ट ले लीजिएगा, चाहे वो एस ब्लॉक के हों चाहे पी ब्लॉक के हों। सल्फेट पे आ जाइएगा, कार्बोनेट पर आ जाइएगा, क्लोराइड पर आ जाइएगा। इतने सॉल्ट आपको, ये सॉल्ट ध्यान देना, इनके सॉल्ट की आपको नंबर 1 सॉल्युबिलिटी ध्यान देनी है कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पढ़ लीजिएगा, एक बात तो ये पढ़ना है। और दूसरी चीज है थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी आपको ध्यान रखना है। इसी के बाद रिड्यूसिंग करेक्टर को भी आप पढ़ना है, रिड्यूसिंग करेक्टर ध्यान दीजिएगा, इनके रिड्यूसिंग करेक्टर भी आप पढ़ के चले जाइएगा। रिड्यूसिंग करेक्टर में मेनली हाइड्राइड्स के ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मैं आगे नोट करे दे रहा हूँ हाइड्राइड के रिड्यूसिंग करेक्टर। ठीक है, तो हाइड्राइड के रिड्यूसिंग करेक्टर पे बिल्कुल ध्यान देना है। इन सॉल्ट्स जो मैंने नोट डाउन किए, इनकी सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी है ना, दोनों चीज़ें आप ध्यान दीजिए, विशेषकर से ये 2 चीज़ें तो जरूरी पढ़ लेना है। इसी के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स होंगे उन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर भी ध्यान देना है आपको। कंपाउंड्स पे चले आइएगा तो कंपाउंड्स के एक तो फार्मूला आप जरूर ध्यान रखें। फार्मूला में अगर आपसे पूछ सकते हैं तो जैसे माइक्रोकास्मिक क्या, एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी का फार्मूला पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है माइक्रोकॉस्मिक लवण का फार्मूला पूछे, माइक्रोकॉस्मिक हो गया, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट हो गया, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का फार्मूला पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से आपसे जो कॉमनली पॉसिबिलिटी है, इनऑर्गेनिक बेंजीन का फार्मूला पूछा जा सकता है। इनऑर्गेनिक बेंजीन का फार्मूला पूछा जा सकता है। ग्लास से जुड़ी हुई क्वेश्चंस आ सकती है। SiO2 और CO2 में वेरिएशन पर क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। जहां जहां नोट डाउन कर रहा हूं इसको जरूर फोकस कर लीजिए। इसी के साथ कंटिन्यूएशन में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जितने भी ऑक्साइड्स हैं उन ऑक्साइड्स के हाइड्रेसिड चाहे हों, ऑक्साइड से अगर मैं बात करता हूँ, ऑक्साइड से जब हम लोग जो है वो एसिड्स बनाते हैं, यानी कि एसिड्स बनाते हैं। अब एसिड्स क्या होंगे, एक ऑक्सी एसिड होंगे, एक आपके ऑक्सी एसिड्स होंगे, और ऑक्सी एसिड्स में आपको स्ट्रक्चर पर जरूर फोकस कर लेना है। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान दीजिएगा कि एक तो आपको H3PO3 का स्ट्रक्चर ध्यान देना है, H3PO4 का स्ट्रक्चर ध्यान देना है, H4P2O7 का स्ट्रक्चर ध्यान देना है, फिर H2S2O8 का स्ट्रक्चर ध्यान देना है, H2SO5 का स्ट्रक्चर ध्यान देना है, HClO4 का स्ट्रक्चर ध्यान देना है। जीनॉन कंपाउंड्स में चले आइए तो उनको भी थोड़े स्ट्रक्चर आप पढ़ के जरूर चले जाइएगा। जैसे XeO3 को जाना है, XeO2F2 के बारे में जरूर पढ़ेंगे आप। इसी के साथ में Xe और आप XeF4 को ध्यान दे लीजिएगा। ये 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये इनऑर्गेनिक बेंजीन पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है। इनऑर्गेनिक बेंजीन भूलना नहीं है, उम्मीद है कि आपको मिलनी चाहिए। इन स्ट्रक्चर्स में भी क्वेश्चंस मिलने चाहिए। जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो रिएक्शंस पर चले आइए। रिएक्शन क्या कहती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। रिएक्शंस पर बेस अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर एक तो HNO3 का जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है, HNO3 के ओस्टवाल्ड प्रोसेस पर रिएक्शन जो है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस की रिएक्शन देख लीजिएगा। H2SO4 के कॉन्टैक्ट प्रोसेस की रिएक्शन देख लीजिएगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस की रिएक्शन देख लीजिएगा। और इसी तरीके से तीसरे पे चले आइए, अमोनिया के हैवर्स प्रोसेस के। अमोनिया का एक हैवर्स प्रोसेस होता है, तो अमोनिया के हैवर्स प्रोसेस की रिएक्शन आप नोट डाउन करके जरूर जाइएगा, ध्यान से जाइएगा। साथ ही साथ आपको एक क्लोरीन का डिकन्स मेथड भी जरूर पढ़ लेना है। तो यहाँ पर क्लोरीन्स का
मेडिकन मेथड भी इम्पोर्टेंट में नोट डाउन कर रहा हूँ। इनके ऊपर जो टेम्परेचर का यानी कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट है, टेम्परेचर का इफेक्ट है, कैटालिस्ट का जो इफेक्ट है ना, इसको भी आप भूलेंगे नहीं, बिल्कुल ध्यान में रख करके जाएंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाकी चीज़ें तो आप पढ़ेंगे, लेकिन मेन टॉपिक्स पर मैंने आपको एक फोकस कर दिया। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को भी आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर चलते हैं तो मैं आपको यहाँ नोटिस करने की कोशिश करूँगा कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है वो आपके लिए लेकर के आएगी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि डी टू डी ट्रांजिशन पर क्वेश्चन लगभग निश्चित है। डी टू डी ट्रांजिशन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, डी टू डी ट्रांजिशन लिगेंड्स पर क्वेश्चन निश्चित है, तो लिगेंड्स बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आप। और लिगेंड्स में खासकर आपको ईडीटीए जरूर पढ़ लेना है, ईएन के बारे में जरूर पढ़ लेना है, NO2 एम्बीडेंटेट लिगेंड के बारे में जरूर पढ़ लेना है। तो ये जो लिगेंड्स मैं बोल रहा हूँ इनको जरा, और एक लिगेंड जो है वो पायराडीन को भी ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ साथ आपको एक IUPAC नेम भी, यहाँ पर IUPAC नेम की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके चले जाना है। और लास्ट में आपको जो है वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जरा नोटिस कर लेना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, उसके अकॉर्डिंग करिएगा। और साथ ही साथ में आपको एक काम और कर लेना है कि मॉलिक्यूल का एक्सप्लेनेशन, मॉलिक्यूल का जैसे कि उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, कि sp3 होगी, कि sp3d होगी, कि dsp3 होगी, एंड सो ऑन, d2sp3, इनर आउटर दोनों कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर भी जरा फोकस आप करके जाएंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर भी आपको फोकस कर लेना चाहिए। तो ये पॉइंट्स थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट्स की बात करता हूँ तो फिर दूसरी सीरीज में हम लोग चले आते हैं ऑर्गेनिक के मेन पॉइंट्स पर। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आपको फोकस करनी चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आपको विशेष तौर से मैं ये कहूँगा कि 60% पेपर यहीं से कवरेज करेगा। तो 60% का मतलब हो गया कि हम लोग अपने सिलेक्शन के उस पॉइंट पर बैठे होंगे जहाँ से हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा प्रकाश डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी इस पर आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बताई गई चीज़ों पर भी वेरी इंपॉर्टेंट आपको लगा करके चलना है, और यही चीज़ें आपको 100% सफलता की तरफ पहुँचाएंगी। जैसे नंबर 1, सबसे पहले हमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ चैप्टर वाइज बात नहीं होगी, मैकेनिज्म पर जरूर ध्यान देना है। और मैकेनिज्म के साथ साथ मैकेनिज्म पर जरूर ध्यान देना है। और मैकेनिज्म किन किन की हमें ध्यान देनी है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनना है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ऊपर मैकेनिज्म आप जरूर पढ़ के जाइए। इसी तरीके से SN1 SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म भी पढ़ के चले जाइए। रीमर टीमन का इंटरमीडिएट जरूर पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर रीमर टीमन का इंटरमीडिएट भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक काम और कर लेना है, हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म भी आपको ध्यान देनी है। हाइड्रेशन मैकेनिज्म पढ़ लीजिएगा, हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन दोनों, हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म आप आराम से पढ़ करके जा सकते हैं। तो इन मैकेनिज्म पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा, मतलब इनको छोड़ना नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। उसके बाद चले आइएगा दूसरा पार्ट, आप ये कर लीजिएगा कि नेम रिएक्शंस पर चले जाइएगा। नेम रिएक्शंस, अब नेम रिएक्शंस तो वैसे तो बहुत हैं, लेकिन जो आपको पढ़नी है, ध्यान देनी है, फोकस करनी है, तो उसमें सबसे नंबर 1 पर आपको कैनिजारो रिएक्शन पर ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पर कैनिजारोज रिएक्शन लिखे दे रहा हूँ, इसको आप जरूर पढ़िएगा। दूसरा आपको एल्डोल पर फोकस करना, इनकी मैकेनिज्म भी आपको ध्यान देनी एल्डोल पर। तीसरी रिएक्शन जो है वो विटिग रिएक्शन भी जरूर पढ़ना, विटिग को तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक फिटिंग रिएक्शन है, दोनों फिटिंग रिएक्शन की इसकी मैकेनिज्म पढ़िएगा, उस नीचे की मैकेनिज्म पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसकी मैकेनिज्म पढ़ना, मैकेनिज्म इसकी भी पढ़ना पड़ेगी आपको। ये भी मैकेनिज्म एग्जामिनेशन में आ सकती है, ये भी मैकेनिज्म एग्जामिनेशन में आ सकती है। दोनों मैकेनिज्म आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएंगी, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके बाद चले आइएगा कोल्बे रिएक्शन को ध्यान देना। कोल्बेज रिएक्शन को आप विशेष तौर से ध्यान दे करके चलिएगा।
और साथ ही साथ आप छठे नंबर पर चले आइए। अगर मैकेनिज्म 2-3 रिएक्शंस और ज़्यादा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, बाकी आप अपनी प्रिपरेशन में रखेंगे ही रखेंगे जितनी मैकेनिज्म है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पे चले आइए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट। और एक सातवीं रिएक्शन गैब्रियल थैलीमाइड, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन को फोकस करें, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि इस पे एल्काइल जो एराइल हैलाइड होते हैं, एराइल एमीन, अगर आपने नोटिस किया होगा तो हम लोग एराइल हैलाइड को यूज नहीं करते हैं, यानी कि ठीक है एरोमेटिक एमीन बनाना चाहे तो नहीं बनते हैं, वही चीज एनिलीन नहीं बनता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट 8th चले आइए, हॉफमैन्स, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड का इंटरमीडिएट जरूर पढ़ लीजिएगा, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन का इंटरमीडिएट पढ़ करके जाना है। 9th पे चले आइए, कार्बिल एमीन का प्रोडक्ट पढ़ लीजिएगा, कार्बिल एमीन का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए जरूर पढ़ के जाना है आपको। तो ये चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मैंने बताई, मैकेनिज्म पढ़िएगा, नेम रिएक्शंस पढ़िएगा, और एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट बनती है जिसका नाम है रिएजेंट एंड कैटालिस्ट। किस रिएक्शन में रिएजेंट एंड कैटालिस्ट को, कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं, कौन सा जो है वो रिएजेंट यूज करते हैं। कुछ रिएजेंट पर्टिकुलर हैं, जैसे कि मान लीजिए AlH4 पर फोकस करके चले जाना है, NaBH4 पर फोकस करके चले जाना है, V2, और साथ ही साथ में आपको 2-4 रिएजेंट और बता देता हूँ जिनको, एक तो आपको डिवाल को जरूर पढ़ लेना है, डिवाल को जरूर पढ़ लेना है, डिवाल है ना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, डिवाल को जरूर पढ़ लेना, ध्यान दे करके जाइएगा। उसी के साथ में आपको एक रिएजेंट हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ में QH का इफेक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। ये दोनों है जिंक, मरकरी और HCl, इस भी आपको रिएजेंट को पढ़ लेना है। इसी तरीके से बहुत सारे रिएजेंट जो आपके सिलेबस से टच करते हुए उनको रिएजेंट को आप नहीं भूलेंगे, SnHCl है ना, उसको भी आप नहीं भूलिएगा। इसी तरीके से यहाँ पर SN और HCl ये रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, तो उसको भी आप नहीं भूल पाएंगे। इस तरीके से कुछ रिएजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी कुछ आप जरूर इनको तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को जरूर पढ़ के चले जाइएगा। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का भी बहुत जगह पर रोल आया है। कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के बारे में भी आपको पढ़ करके जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें कुछ रिएक्शन और रिएजेंट है, इन पर फोकस करना। चौथा पॉइंट जो है वो कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन को जरूर करना है, और कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन को कहाँ से पढ़ेंगे आप, ये चीज़ आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले तो आप एक काम ये जरूर करिएगा, एल्कोहल, एल्कोहल से भी को और फिनॉल से भी, इन दोनों से रिएक्शंस उठाई जा सकती हैं। दूसरा आपको रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा उठाई जा सकती हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और इनकी वो रिएक्शंस जो जिस रिएक्शंस में आपको एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाई देता है, एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाई देता है, उन पर ध्यान दीजिएगा। और एमीन्स में खासकर, अगर हम लोग एमीन्स की बात करते हैं तो एमीन्स में खासकर वो रिएक्शंस जो BDC से जुड़ी हुई हों, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से जुड़ी हुई हों, जो आपकी नेम रिएक्शन से जुड़ी हुई हों, उन रिएक्शंस को भी आप ध्यान से पढ़ करके चले जाइएगा। तो आपको 100% यहाँ पर टॉपिक ये रिलेटेड मिल जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और टॉपिक है जिसे हम लोग डिस्टिंग्विश के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर मैं नोट डाउन आपके लिए किए दे रहा हूँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर, डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर। यहाँ पर अक्सर रिएजेंट का ही काम होता है कि कौन सा रिएजेंट, जैसे कि मान लीजिए एक आयोडोफॉर्म टेस्ट को आप जरूर पढ़ें, इसके आयोडोफॉर्म टेस्ट को है ना जरूर पढ़िएगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट को आप जरूर पढ़ें, आयोडोफॉर्म टेस्ट जरूर पढ़िएगा। फेहलिंग सॉल्यूशन का काम भी यहाँ पर खूब होगा, फेहलिंग सॉल्यूशन को पढ़िएगा। उसके बाद आपको टॉलेंस रिएजेंट भी आपको पढ़ना है, टॉलेंस रिएजेंट से जुड़ी हुई रिएक्शंस देखनी है। हिंसबर्ग रिएजेंट पढ़ना है, हिंसबर्ग रिएजेंट आपको पढ़ लेना है। इसी के बाद ल्यूकास टेस्ट भी आपको पढ़ करके जाना है, ल्यूकास टेस्ट पढ़ लेना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, इनको आप ध्यान से, आयोडोफॉर्म, फेहलिंग, टॉलेंस, हिंसबर्ग और ल्यूकास,
इनके साथ साथ एक काम आप और कर लीजिएगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिएक्शन इंटरमीडिएट को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट को आप देखिएगा, और रिएक्शन इंटरमीडिएट में से आपको निश्चित है कि यहाँ से भी क्वेश्चन मिलने के चांस बनेंगे। और लास्ट में एक टॉपिक और बताऊंगा। एक तो आपको क्या करना है, 7th पॉइंट में अरेंजिंग ऑर्डर आप देखिएगा। यहाँ पर अरेंजिंग ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूँ तो अरेंजिंग ऑर्डर चाहे वो एसिड के हों और या फिर अरेंजिंग ऑर्डर चाहे बेस के हों, इन दोनों पर ही फोकस करना हो। खासकर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड पर मैं ध्यान दूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पर ध्यान दूंगा, और साथ ही साथ आपको एमीन्स पर ध्यान देना पड़ेगा। इनका बेसिक, इसका एसिडिक करेक्टर और इसका बेसिक, ये दोनों पढ़ करके चले जाइएगा, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पर नंबर हमारा दिया हुआ है 94 73 70 27 11। तो इसको नोट करिए और आप इंजॉय करिए बढ़िया से। बेस्ट रिवीजन के साथ में आप DSSB का एग्जामिनेशन दीजिए। इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं, इन टॉपिक्स के पढ़े बिना आप पेपर देने नहीं जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपके जीवन को निर्णायक साबित करेंगे कि आखिरकार हम लोगों को करना क्या चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करना है, इनऑर्गेनिक पर थोड़ा कम करना है, फिजिकल पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। 2 टॉपिक आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री और साथ ही साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ये दोस्तों को जरूर शेयर करिए वीडियो, क्योंकि इसमें आपको बताए गए कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं DSSB एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू।